हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड के गणित के मॉडल पेपर की हम बात करने वाले हैं, जो कि आपके जो आने वाली परीक्षा है उसमें सीधे तौर पर इसके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये प्रश्न सीधे तौर पर आपको देखने को मिलेंगे तो बड़ा साधारण तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको आना चाहिए, इनका हल करना आपको आना चाहिए। तो चलिए फटाफट से इसको करते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न हैं और कैसे हमें इनको सॉल्व करना है, यानी कि हल करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और इसको हल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि भैया इसकी वैल्यू यानी इसका मान जो होता है वो 2 होता है और उसका स्क्वायर, इसका मान जो है √3 होता है जिसका ये होता है और ये हो गया, यहां पर हो गया आपका 4 और यहां पर हो गया 3 और ये 1 हो गया। यहां इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो यहां पर हमारा 1 बचा और ये 1 बचा, तो टोटल कितना आ गया? कुल 2 आ गया। और 2 कहां पर है? यहां पर है। ये हो गया हमारा पहला तरीका। इसी प्रश्न को अगर मुझे दूसरे तरीके से करना हो तो मुझे क्या मालूम है? मुझे एक बात मालूम है, यानी कि जो दूसरा तरीका है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भैया कहीं tan वर्ग थीटा इक्वल टू यानी कि बराबर में sec स्क्वायर थीटा -1 लिखा हो, यानी वर्ग -1 लिखा हो, तो आप इस 1 को इधर ला सकते हो और इसको इधर लिख सकते हो। और अगर ऐसा हो गया तो आप एक बात बताइए, जिस दिन यहां पर 60 डिग्री लिखा होगा यहां पर भी 60 डिग्री लिखा होगा, तब भी किसके बराबर होगा? ये 1 के बराबर होगा। तो देयरफॉर यहां पर क्या हो गया? चूंकि sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1, ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू 1। तो ये 1 आ गया, ये +1 हो गया और सब मिला के 2 हो गया, यानी अभी भी आपका जो उत्तर है वही है जो आपको चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, आपके सम्मुख प्रस्तुत है। जैसा कि हमने पहले भी कई बार आपको बताया है कि कहीं पर लिखा हो sin 90 माइनस थीटा, तो वो आपका cos थीटा होता है, यानी ये यहां पर चला जाता है और इसको देखते इसको चेंज होने का ख्याल आता है। उसी तरीके से अगर यहां पर लिखा होता cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता आपका sin थीटा। इसी तरीके से आपका लिखा हो tan 90 माइनस थीटा यानी 90 घटा थीटा, तो ये आपका हो जाता है cot थीटा। इसी प्रकार अगर लिखा होता ये cot 90 यानी 90 माइनस थीटा, तो हम इसको लिख देते tan थीटा। सेम इसी तरह से अगर लिखा होता sec 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते थे हम क्या? cosec थीटा। और अगर होता cosec 90 माइनस थीटा, तो हम लिखते sec थीटा। चलिए बहुत खूब, अगर हमें ये सब पता चल गया तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? cot 90 माइनस थीटा। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। क्या आपको पूरे प्रश्न में कहीं पर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? तो आपने कहा यस, हमें ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। फटाफट से आगे आइए, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न ये है और मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं कि यहां पर 30 डिग्री लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ? 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं तो ये 2 है, इसका जो मान होता है वो इतना होता है और बाहर कौन बैठा हुआ है? वर्ग बैठा हुआ है। यहां पर 1 प्लस इसका मान मैंने आपको ही बताया, ये क्या ऐसे कुछ बैठा हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़े, ये 2 रहेगा, इस वर्ग की वजह से ये वर्गमूल कट गया तो ये कुछ ऐसा आ गया। यहां पर भी वर्ग की वजह से वर्गमूल कट गया तो कुछ ऐसा आ गया। थोड़ा सा और प्रश्न को हल करने की कोशिश की तो ये हो गया 2/3 और यहां पर हो गया 3 + 1/3। थोड़ी और मेहनत करने की कोशिश की तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? 2/3 और यहां पर हो जाएगा 3/4। इससे ये कट गया तो क्या आ गया? 1/2। देखिए क्या 1/2 कहीं पर है? तो मैंने कहा यस, 1/2 कहीं पर है। कैसे? आपको मालूम है cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है। क्या होता है? cos 60 1/2 होता है। अच्छा, sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है। tan 60 कितना होता है? ये भी आपका ये कितना होता है? √3 होता है। इसकी बात करो sin 60, तो sin 60 कितना होता होगा? दिस इज 1/2।
1/2, 1/√3, दैट इज 2/3, दिस इज 1, 3 और 1 4, 2/3, 3/4, 2/4 यानी कि 1/2। ये भी आपका कितना होगा, साइन 60 है। साइन 60 की बात करूंगा तो √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। तो यहां से आपके दो प्रश्नों के आंसर आ सकते हैं। पहला तो आपका ये आ सकता है क्योंकि 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, और एक आपका ये हो सकता है जो कि 1/2 आ रहा है। ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे संभावना है कि दो प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही होगा। साइन 30 1/2 है और बी 1/2 है। बट एक और फॉर्म भी होती है, अगर मैं बिल्कुल इसका सही आंसर बताऊं तो वो आंसर ये होगा, क्या होगा, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि साइन 2 × 30 का फॉर्मूला यानी सूत्र होता है, क्या होता है, वो होता है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर नहीं था तो अभी आपको आंसर मैच हो जाएगा। देखिए tan स्क्वायर 30, ये फॉर्मूला होता है, यानी ये आंसर होना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये आंसर होना चाहिए। कौन सा वाला आंसर होना चाहिए, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। साइन 60 ये आंसर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ना ये आंसर होगा और ना ही ये आंसर होगा, इनमें से कोई सा नहीं होगा। अभी दिखाता हूं ये वाला कैसे होगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर नहीं था तो मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, यानी वर्ग मैंने यहाँ से हटा दिया। वर्ग हटा दिया तो यहाँ पर जो आने वाला है वो मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका √3, तो ये हो गया 2/वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल, और ये 3 और ये आपका 4। इससे इसको काटा, इससे इसको काटा तो वर्गमूल आ गया, कितना आ गया, √3/2। और 3/2 कहां से आता है आपको मालूम है, सिर्फ और सिर्फ यहां से। क्लियर है, तो डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिए क्या कहता है ये, बड़ा ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल संभाल के इस आंसर को करेंगे, यानी हल को करेंगे। यदि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, ये आपका काम का चीज, 6 मीटर कोई खंबा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, पृथ्वी पर इतने मीटर लंबी एक परछाई बनाते हैं, तो ये बताइए उन्नयन कोण कितना होगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। तो मैं आपको इसका 1 बाय 1 सारी चीजें बना के दिखाता हूं और आप समझिएगा। ये हो गया वो खंबा जो आपके सामने खड़ा है, ठीक, जिस खंबे की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है, ये हो गई वो ऊंचाई। इस खंबे की कुछ परछाई बनी, यहां पर इस जगह पर परछाई बनी, और वो परछाई कैसी दिख रही है, परछाई बनी तो कुछ ऐसे होगी। इस परछाई की जो लंबाई है वो उन्होंने दी है 2√3 मीटर। यहां से यहां का जो कोण बन रहा है वो आपको बताना है कि वो कितना कोण बन रहा है। मैंने कहा ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। का खा गा जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं। सीधी सी बात है कि जब ये वाली साइड, यानी कि जब आपको लंब पता हो और आधार पता हो, क्या पता हो, लंब और आधार की बात पता हो, तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में आप प्रयोग करते हैं कि tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है 6 और आधार कितना है 2 बाई, यानी कि 2/6/2√3। इससे इसको काटा तो ऐसा कुछ आ गया, और इसको लिख लिया कुछ ऐसा, और इसको लिख लिया कुछ ऐसा, इससे ये खत्म हो गया। तो आपका आ गया tan थीटा, दैट इज, यानी जो कि बराबर है वर्गमूल 3 के। अगर वर्गमूल 3 के बराबर है तो ये कितना होता है और कहां पर होता है, तो आप कहेंगे सर ये 60 डिग्री पर होता है गुरुजी। तो 60 डिग्री पर होता है तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये आपका सही उत्तर आ गया। तो देखिए 60 डिग्री कहां पर है, तो डी में इसका सही उत्तर आपको दिया हुआ है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा चीजों को क्या दी हुई है। किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। ये हो गई मीनार की ऊंचाई।
जब सूर्य का उन्नयन कोण, इस बार उन्नयन कोण यानी कि थीटा आपको गिवन है, ठीक, यानी दे रखा है। मीनार की छाया की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है? छाया की लंबाई। यानी पिछला जो प्रश्न है लगभग लगभग वैसा ही कोई आपको दे रखा है और आपको उसको हल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 दे रखा था, ये पता था, ये पता था, बट पर ये नहीं पता था। इस बार ये पता है और ये पता है, ये पता करना है। तो मैंने कहा बहुत आसान बात है इस तरह के प्रश्नों को हल करना। कैसे? मैंने कहा ये हो गया आपका वो खंबा, क्या हो गया? खंबा। और इस खंबे की कोई परछाई बन रही है, तो मान लीजिए परछाई यहां तक बन रही है, ये हो गई उस खंबे की परछाई। और यहां से एक कोण बन रहा है ऐसे, ये कोण हो गया। कोण कितना उन्होंने दिया हुआ है? 60 डिग्री। बाकी क्या चीजें दे रखी हैं? ये आपको दे रखी है 15 मीटर, यानी कि उस खंबे की या उस मीनार की जो ऊंचाई है वो इतनी दे रखी है। ये क्या है? मीनार। ठीक, छाया पता करनी है कितनी लंबी होगी। मैंने कहा लो ये तो बहुत आसान है छाया पता करना। इसको हमने कह दिया x, या हमने इसको a कह दिया, इसको b कह दिया और इसको c कह दिया। हमने पहले भी कहा था कि जिस दिन लंब दिया हो, आधार दिया हो, उस दिन आपको tan थीटा यूज करना है। तो हमने कहा लो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और अगर ऐसा हो गया तो ये कितना होता है? 60 डिग्री। लंब कितना है? लंब देखिए ये कितना है? 15। और आधार हमें पता नहीं, तो आधार हमें पता करना है, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये होता है इतना, ये है इतना, ये है अपॉन में यानी बटे में आधार। आधार यानी कि ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार बराबर 5 इंटू वर्गमूल 3, यानी कि कितना? 5√3 मीटर। क्या ऐसा कहीं पर दिया हुआ है? तो आप कहेंगे हाँ सर, सी में ऐसा ही आपको एक उत्तर दे रखा है जो कि सही उत्तर है। चलें आगे। तो ये क्या हो गई? परछाई हो गई किसकी? उस मीनार की। खत्म। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को जब आप देखेंगे, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि जिस दिन अक्ष इस तरीके से जाते हैं, इस तरीके से एक दूसरे को काटते हैं, यानी जहां पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदन कहा है ना उन्होंने, तो कहां पर हो रहा है? यहां पर हो रहा है प्रतिच्छेदन। तो इस जगह पर जहां प्रतिच्छेदन हो रहा है उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं बच्चों? ओरिजिन, केंद्र। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो गया? मूल बिंदु। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से देखिए। बिंदु -6 -8 यानी कि ऋणात्मक 6 ऋणात्मक -8 यानी ऋणात्मक 8 के पाद किस पाद में स्थित है? तो मैं आपको बताता हूं पाद की कहानी क्या होती है। इस तरीके से आपके अक्ष होते हैं और ये आपका पहला पाद होता है, ये दूसरा होता है, ये आपका तीसरा होता है और ये आपका चौथा होता है। 4 पाद आपको गिवन होते हैं। ठीक है, पहले पाद में x और y दोनों धनात्मक होते हैं, दूसरे पाद में x ऋणात्मक होता है पर y जो है धनात्मक होता है, तीसरे वाले में दोनों क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। और यहां पर x धनात्मक होता है पर y जो है ऋणात्मक होता है। तो देखिए कहां पर दोनों में माइनस है? यहां पर दोनों में माइनस है। और वो कहां पर माइनस आता है? इस वाले में आता है। इसका मतलब ये हो गया तृतीय पाद, यानी किसमें? तृतीय पाद। इंग्लिश वाले बच्चे समझ लीजिए, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप समझ गए होंगे कैसे कैसे उनको डील करना होता है और कैसे हमें उसको सेटल डाउन कराना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मूल बिंदु से
मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करिए। तो इसका मतलब इसकी फोटो समझिए, फोटो समझिए। तो ये वाला पॉइंट यानी कि ये वाला बिंदु कहीं पर ऐसे गिवन है, यानी कि ऐसे दिया हुआ है। मूल बिंदु यहां पर होता है, यहां से ये दूरी निकालनी है। तो जीवन में कभी भी आपको मूल बिंदु से दूरी निकालनी पड़े किसी और बिंदु की, किसी और बिंदु की, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब समझिए। उसका मतलब बड़ा साधारण होता है और वो ये होता है कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो दूरी कैसे होगी, तो मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो उसका तरीका होता है, ये जो भी बिंदु दे रखा है उसको हम ऐसे लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, ऐसे। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, और ये फॉर्मूला पढ़ा है तो ये क्या हो गया, ये 1 के बराबर होता है। और ये क्या आ जाएगा, 1, यानी कि 1 यूनिट। क्या लिख दिया हमने, 1 यूनिट। ये इसका सही है। यूनिट बोले तो इकाई, क्या बोलते हैं उसे, इकाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वापस आपके सामने, बिंदुओं 1 1 और -5 -1 5, यानी कि ऋणात्मक 1 और धनात्मक 5 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। दूरी ज्ञात करने के लिए एक ही तरीका होता है, और वो क्या तरीका होता है मैं आपके सामने अभी बना दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। वो तरीका होता है दोस्तों, तरीका होता है कि भैया x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है। इन सब की वैल्यू यानी कि मान यहां पर रखिए। जब हमने मान रखा तो क्या हो गया, -1 का वर्ग प्लस 5 -1 का वर्ग। इसको और सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, -2 का वर्ग और ये हो गया 4 का वर्ग। यहाँ पे और सॉल्व किया, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 16, और सब मिला के हो गए 20। और क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 5, और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखते जाइए। इसको लिख लिया हमने 2 × 2 × 5। ये जोड़ा बन गया, तो जोड़े में से एक बाहर ले लिया और अंदर रह गया सिर्फ इतना। तो इतना इकाई आपका आंसर यानी उत्तर आना चाहिए। तो देखिए कहीं पर है क्या, ये रहा वो उत्तर जो आपको चाहिए था। समझ गए मेरी बात को। तो इतना आसान होता है, आप यूं ही इसका उत्तर कर सकते हैं और आसानी से इसको रास्ते पर ला सकते हैं ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। कह रहे नहीं गुजरेगा, काम की चीज देखिए। अक्सर क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है गुजरेगा, इसने कहा नहीं गुजरेगा। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि ये y की वैल्यू 8 है। किसकी, y की, किसकी, y की। यहां पर देखिए x की वैल्यू 8 है, क्या y 8 है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। यहां पर क्या x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 8 है, यहां पर y की वैल्यू 8 है। उन्होंने क्या कहा, नहीं गुजरना चाहिए, लेकिन ये तो गुजर रहा है, ये तो गुजर रहा है। y क्योंकि 8 ही है, ये भी गुजर रहा है क्योंकि y 8 ही है, ये भी गुजर रहा है क्योंकि 8 ही है। तो इसका मतलब ना ये इसका उत्तर है, ना ये इसका उत्तर है, ना ये इसका उत्तर है। इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ ये है, क्योंकि ये नहीं गुजर रहा है। समझ गए मेरी बात को। बस इतना सही करना था जो आपने कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश का मतलब होता है जहां पर ये दोनों धनात्मक हो। क्या हो, धनात्मक। तो ये दोनों यानी कि x और y दोनों, यानी कि x और y, ये क्या होना चाहिए, प्लस का। ये भी क्या होना चाहिए, प्लस का। देखिए प्लस का कहां पर है, तो मैंने गौर से देखा, ना तो ये दोनों प्लस के हैं, ना ये दोनों प्लस के हैं, ना ये दोनों प्लस के हैं, सिर्फ और सिर्फ ये प्लस के हैं, यानी कि गणित क्या है, धनात्मक है। इसलिए हमने इनका सही उत्तर ये वाला यानी कि पहला ऑप्शन हमने दे दिया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या कहते हैं, बिंदु 5 6 की बाई अक्ष की लंबवत दूरी बताइए। यानी ये बताइए 5 6 की लंबवत दूरी बाई अक्ष की कितनी है। तो मैंने कहा इस प्रश्न को पहले एक लाइन पर बनाइए। ये आपके अक्ष हो गए। आपको मालूम है यहां पर x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है,
इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहां पर रहे होंगे, ये यहां पर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये होगा ये 5 रहा होगा और ये 6 रहा होगा। इस प्रश्न से इस बिंदु से ये बताइए कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। इस बिंदु से y की, ये y होता है, ये x होता है, y की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे इतनी। मैंने कहा जितनी ये, आप कहेंगे हाँ। 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 तो ये तो 5 है, तो इसका मतलब सही जो उत्तर है इसका वो कितना है, 5 इकाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बिंदु M और N को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को नियामक बताइए, उनके x और y बताइए। मैंने कभी भी बिंदु, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले नियामक बताने हो, यानी रेखाखंड के मध्य में मिलाने वाले मध्य बिंदु चाहिए हो, तो मध्य बिंदु निकालने का यानी पता करने का आसान तरीका क्या होता है, क्या पता करना है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु पता करने का तरीका होता है ये, आपके सामने मैंने यहां पर लिख दिया, ये मध्य बिंदु पता करने का तरीका होता है। तो मध्य बिंदु पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए, x1 y1 x2 y2, ये आपको दिया हुआ है। और अगर ये दिया हुआ है तो बड़ी आसानी से आप बता पाओगे। कैसे बताएंगे, मैंने कहा ऐसे बताएंगे, जोड़ दीजिए, -2 -8 बटे 2 10 प्लस 14 बटे 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -5 और ये कितना हो गया 7। देखिए 14 24, ये दोनों मिलके 24 हुए, 24 से क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। तो 12 है क्या, -5 और 12, तो हाँ इसका सही उत्तर जो है वो सी है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिए ध्यान से, कमाल का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों, व्यास मतलब सबसे पहले वृत्त बनाइए, तो ये बना दिया मैंने वृत्त, ये बन गया वृत्त। वृत्त के व्यास, ये हो गए व्यास, ठीक है। व्यास के छोर, छोर मतलब एंड, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंड, ये हो गए वो एंड। अब वो हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ये हमें दिया हुआ है -6 -8 और -6 + 8। ये बताओ कि इसका केंद्र बिंदु कितना होगा। केंद्र बिंदु निकालने का सिर्फ और सिर्फ आसान तरीका है x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2, ये उसका आसान तरीका है। सर ये उसका आसान तरीका है तो क्या करें, मैंने कहा लो सिर्फ इतना सा काम कर लो, क्या करोगे, x1 यानी कि ये x1 y1 x2 y2, हमने क्या किया 6 - 6 बटे 2 -8 + 8 बटे 2, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी 0,0। तो 0,0 सिर्फ और सिर्फ सी में दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कहीं और दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 क्या कहती है, समदूरस्थ हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ का मतलब होता है जितनी दूरी यहां से पटना की है उतनी ही दूरी इस पॉइंट से भी पटना की होगी, तो मेरी दूरी पटना तक और इस बिंदु से पटना की दूरी बराबर हो गई, यानी समदूरस्थ हो गई। तो मैं आपको बताता हूं किस तरह से। बिंदु ए बिंदु बी मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु की अगर मैं बात करूं तो मूल बिंदु होता है ये, इसको मैंने कह दिया मूल बिंदु, और मूल बिंदु है इसलिए मैंने कह दिया M। अब यहां से कोई पॉइंट है यहां पर और कोई पॉइंट है यहां पर, यानी बिंदु है कोई यहां पर और यहां पर, इस बिंदु का नाम A है और यहां पर 3 4 लिखा हुआ है। इस बिंदु का नाम B है और यहां पर P, 1 लिखा हुआ है, यानी 1 लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं यहां से ये जितनी दूरी है उतनी यहां से ये दूरी है, दोनों दूरी क्या है, बराबर है। सर अगर दोनों दूरियां बराबर हैं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि इसका उत्तर कैसे लाएंगे, हल कैसे करेंगे। मैंने कहा बहुत आसान, मैंने आपको कहीं सिखाया था कि किसी बिंदु से किसी मूल बिंदु की दूरी अगर निकालनी हो तो उसका आसान तरीका होता है सिर्फ इसका वर्ग और इसका वर्ग करो। तो ये भी तो किसी बिंदु से किसी मूल बिंदु की दूरी है, तो सर इसका क्या तरीका होगा, मैंने कहा इसका तरीका ये हो जाएगा,
और उन्होंने क्या कहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, ये और ये बराबर है। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि ए एम बराबर है एम बी के। ए एम किसके बराबर है, एम बी के। तो अगर ये दोनों दूरियां बराबर होंगी तो दोनों दूरियों की वैल्यू यानी कि मान रख देते हैं हम यहाँ पर। तो मान क्या होगा भाई, मान तो हमें रखना ही पड़ेगा इनका। तो मान रखा हमने, मान क्या हो गया भाई, इसका मान अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 और ये 16। और इसके मान की बात करूं तो पी स्क्वायर, पी का वर्ग यानी कि वर्ग प्लस 1। यहां से हमने सॉल्व किया तो ये 25 आ गया और यहां पर पी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अगर हम वर्ग कर दें दोनों साइड वर्ग करने पर, यानी क्या कर दिया, यहां भी वर्ग और यहां भी वर्ग, तो ये हो गया 25 का 5, क्या हो गया 5 प्लस माइनस, और यहां पर हो गया पी स्क्वायर प्लस 1 यानी पी वर्ग प्लस 1। अब यहां से फायदा क्या होगा, यहां से फायदा ये होगा कि आप एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। तो पहला तरीका होता है कि 5 माइनस 1, तो ये इससे आ जाएगा 4 और 4 का आ जाएगा कितना, 2। तो देखिए क्या 2 कहीं पर है, तो आप कहेंगे हाँ सर 2 यहां पर है और यही सही उत्तर होगा। दूसरा वाला क्यों नहीं यूज किया, मैंने कहा दूसरा वाला देखिए क्यों यूज नहीं किया। माइनस का 5 माइनस का ऐसे कुछ हो जाएगा, ये वाला जो मान है वो हमेशा धनात्मक रहता है और ये क्या आ रहा है, ये ऋणात्मक आ रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि संभव नहीं है, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, काट दिया। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, इनका क्षेत्रफल निकालना है। मैंने कहा बहुत आसान काम है, मैं आपको इसका एक जुगाड़ सिखाता हूं। जुगाड़ देखिए क्या है, अगर आपको कभी ऐसे दिया जाए, ऐसे इस तरह से, देखिएगा मैं ये सारा बिखर रहा हूं, तो इनमें से किसी एक बिंदु को शून्य बना दीजिए। शून्य बनाने का आसान तरीका है, ये ऑलरेडी शून्य था तो मैंने यहां पर ऋणात्मक यानी कि -8 ले लिया। तो जो काम आपने यहां किया वो काम आपको यहां भी करना पड़ेगा, जो काम आपने यहां किया यहां भी करना पड़ेगा। ये बन गया शून्य। तो जो शून्य बन गया उसको जाएंगे हम भूल। यहां क्या बन गया, यहां पर बन गया कुछ ऐसा। यहां क्या बन गया, यहां बन गया -16 और 8 4 12, ऐसा कुछ बन गया। क्या करना है, अब मैं आपको ये दोनों बिंदु यहां पर लिखकर दिखा रहा हूं। बिंदु रहे आपके ये, इसका आसान तरीका होता है बाहर वाले का गुणा बाहर वाले से, यानी कि 6 माइनस 12 माइनस अंदर वाले का गुणा अंदर वाले से, यानी कि ये। तो ये कितना हो गया, 12 6 72, वो भी माइनस के। और ये कितना हो गया, 16 चौके 64, वो भी प्लस के। यहां से जब हमने सॉल्व किया तो आपको भी मालूम है कि 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे, नहीं अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से, और मैं क्या कह सकता हूँ 8 ही बचेगा। और जब 8 ही बचेगा तो हमने क्या करना है, जो भी आ गया उसको 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने पर कितना आ जाएगा, 4। क्या 4 कहीं पर है, तो आप कहेंगे हाँ डी में 4 है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कहते हैं अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न में बहुत आसान है, 3:2 आपको दिया हुआ है। मैं आपको उत्तर लिख के दिखाता हूं। देखिए x के लिए जो होता है ये m x2 n x1 और m प्लस n होता है। y के लिए बात करें तो y के लिए क्या होता है, आपको मालूम है ना, ये आपको सिखाया गया विभाजित करने वाला बिंदु। ये क्या होता है, m y2 n y1 बटे में m प्लस n। ये आपका m है और ये आपका n है। ये आपका x1 है और ये y1 है। ये आपका x2 है और ये y2 है। आपको सिर्फ बताना है y वाला, यानी कि इसकी जरूरत आपको नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी जरूरत है। तो कैसे निकालें, मैंने कहा बहुत आसान काम है इसको निकालना। कैसे सर, मैंने कहा मान रखिए m का मान कितना है 3, y2 कितना है 7, प्लस n का मान कितना है 2, और y1 कितना है -3 रख दिया, और नीचे कितना है 3 प्लस 2। देखिए मैच करके किसी से, 3 गुणा 7 2 माइनस 3 3 प्लस 2, तो ये आपका सही आंसर होगा, बाकी कोई भी इसके आंसर नहीं है। कर दिया आंसर, है ना। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहते हैं भाई, सरल भाषा में ये कहते हैं
कि कोण ए कोण सी मिला के 120 दे रहे हैं। हमने क्या सीखा है बचपन से कि कोण ए कोण बी और कोण सी बराबर 180 होता है। कोण ए प्लस कोण बी को अगर मैं साथ लिख लूं तो यहां पर कोण बी ऐसे हो जाएगा, और इसका आपको दिया हुआ है कितना 120। अगर मैं इसको 120 रख दूं और यहां से कोण बी संभावित तरीके से पता करने की कोशिश करूं तो 120 यहां चला जाएगा और ये कितना बचेगा 60 बचेगा। कितना बचेगा 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री कहीं पर है? तो आप कहेंगे हाँ सर बी में 60 डिग्री है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं एक और प्रश्न की, tan 90 माइनस ए यानी कि 90 माइनस ए। आपको पहले भी मैंने बताया था और आप पे अगेन मैं आपको बता रहा हूं, वापस से मैं आपको बता रहा हूं कि जब 90 आपको दिखाई देता है इसका मतलब चेंज होना होता है। क्या होना होता है? चेंज यानी बदलाव होना होता है। tan किस में बदलता है? tan इस पर अटैक करता है और वो बदल जाता है कॉट में। किस में बदल जाता है? कॉट में। तो वो भाई बदल गया और बदलने के बाद वो क्या दिखाई देगा आपको? कॉट ए दिखाई देगा। कॉट ए कहीं पर दिख रहा है तो यस बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कहने का मतलब यह है कि एक बिंदु है, मान लीजिए ये आपका वृत्त है और एक बाह्य बिंदु है, ये हो गया हमारा बिंदु। क्या हो गया? दिस इज व्हाट? बिंदु। अब इस बिंदु से हमें क्या करनी है? रेखाएं खींचनी है इस वृत्त पर। देखते हैं कितनी रेखाएं बन सकती हैं। स्पर्श रेखाएं तो एक रेखा तो ये बन सकती है, दूसरी रेखा ये बन सकती है, इसके अलावा कोई और रेखा इस बिंदु से इस वृत्त पर नहीं बन सकती। तो हम कह सकते हैं कि जो बाह्य बिंदु होता है यानी सबसे बाहरी बिंदु, सबसे बाहरी बिंदु बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु से सिर्फ दो रेखाएं बन सकती हैं। कितनी? दो। लेकिन अगर बिंदु कहां पर हो? बिंदु अगर इसी सर्कल पर होता यानी इसी वृत्त पर होता तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा बन सकती थी, और इसी तरीके से अगर बिंदु इस वृत्त के अंदर होता तो कोई भी रेखा नहीं बन सकती थी। तो यहां बाह्य पूछा है तो यहां पर कितनी रेखाएं बन सकती हैं? दो रेखाएं बन सकती हैं, इसलिए हमने क्या आंसर कर दिया? बी। ठीक है। अगला प्रश्न, बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या बताइए। कहने का मतलब यह है कि आपका एक वृत्त है, यह हो गया आपका वृत्त, यहां पर कोई बिंदु है टी और इस टी से इसके केंद्र की दूरी, इस केंद्र की दूरी 13 है और एक बाह्य स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कैसी होती है? स्पर्श रेखा कुछ ऐसी होती है। हमने स्पर्श रेखा बना दी और वो कह रहे हैं कि भाई ये बताओ त्रिज्या बताओ क्या होगी। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस जगह पर समकोण बनता है। क्या बनता है? दिस इज व्हाट? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री ये बनता है। तो ये आपका टी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है, यानी बिंदु है। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि ये क्या बन गया? तो मैंने कहा कि दोस्त ये कुछ आपको इस प्रकार का दिखाई दिया, जहां पर जहां पर ए आपका है, ये आपका सी है और ये आपका टी है, कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। ये आपको 13 दे रखी है और ये आपको 12 दे रखी है, यानी कि ये आपकी ये जो हो गई यानी टीसी हमारी है 13 और ये हमारी है 12। हमें बताना है एसी कितना होगा, यानी ये कितनी होगी, ये हमें पता करना है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहां पर प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय।
तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टीसी का वर्ग बराबर होता है एटी का वर्ग और एसी का वर्ग। टीसी का वर्ग मतलब 13 का वर्ग बराबर 80 का वर्ग मतलब 12 का वर्ग और ये AC का वर्ग। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच जाएंगे। ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144 और ये AC का वर्ग। ठीक है, 144 इधर की तरफ आ जाएगा तो ये हो गया 144, सॉल्व किया यानी कि आसान बनाया तो 25 का 25 बराबर AC का वर्ग आ गया और हम कह सकते हैं कि AC बराबर 5 आ गया। देखिए क्या 5 कहीं पर उत्तर है, तो हमने देखा कि हाँ डी में हमारा 5 उत्तर दे रखा है जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72 क्या कहती है? प्रश्न संख्या 72, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, यानी ये इसका क्या है, केंद्र, तथा ओ क्यूपीआर यानी कि ये आपका 60 डिग्री है। तो आपको पता होगा ये अगर 60 होता है तो ये 120 डिग्री होता है। और आपको पता होगा क्या पता होगा, इन त्रिभुज कौन सा, क्यू ओ आर त्रिभुज क्यू ओ आर में साफ साफ मालूम है क्यू ओ बराबर है ओ आर के, ये हमें मालूम है। और अगर ये दोनों बराबर हैं, क्या बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए या क्योंकि कोण Q बराबर होगा कोण R के, किसके बराबर होगा, कोण R के। ठीक है भाई, ठीक है, बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण R बराबर होते हैं 180 डिग्री के। कोण Q हमें मालूम है 120 और ये दोनों क्या है, सेम है, बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं क्या कह दूं, मैं इसको भी x कह दूं, इसको भी x कह दूं और ये क्या हो जाएगा 180। ये हो गया 2x और ये हो गया 180 माइनस 120। यहां से 2x 180 में से 120 जाएगा तो 60 बचेगा और जब हम डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे तो 30 डिग्री बचेगा। और अगर ये 30 डिग्री बचा इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका 30 है, ये आपका 30 है। और देखिए कहीं पर 30 ऑप्शन है तो हाँ 30 हमें दे रखा है, इसलिए हमारा बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, परिसर। परिसर को इंग्लिश वाले बच्चे रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिसर होता क्या है। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या घटा सबसे छोटी संख्या ये इसका मतलब होता है। तो सबसे बड़ी संख्या यहां पर बताइए कौन सी है, 84, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 15। तो बस इतना सा काम हमें करना है। तो हमें क्या करना है, 84 माइनस 15 यानी घटा 15। तो 14 में से 5 जब जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी 6 बचेगा। तो दोस्त यहां पर जो परिसर है यानी कि रेंज जो है वो कितनी आ गई, 69। तो 69 कहीं किसी ऑप्शन में है तो हाँ ए जो है इसका सही उत्तर है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने परिसर निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है और कैसे करना है। आ जाइए, जो ये रेंज होती है दिस इज व्हाट रेंज, इसको हम मोड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 1 2 3 कहां तक, n तक का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य को
इंग्लिश में अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य मतलब मीन होता है और समांतर मतलब अर्थमेटिक होता है। तो हमें मान ज्ञात करना है इसका कि क्या होगा। मैंने कहा बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसे करते हैं इसको? करने के लिए आप सिर्फ ऐसे कर लीजिए, समांतर माध्य, जरूरी नहीं आप उस तरीके से पता करें, ऐसे भी पता कर सकते हैं। ये क्या है? 1 + 2 + 3 और कहां तक है? ये n तक नंबर है। नीचे क्या लिखा जाएगा? n लिखा जाएगा, क्योंकि ये n नंबर है और आपको मालूम है n नंबर्स का सम यानी कि इन संख्याओं का जो जोड़ होता है वो कितना होता है? वो होता है n +1/2 और ये क्या है? अपॉन में n। थोड़ी सी मेहनत की तो ये n+1/2 और ये n साथ आ जाएंगे, यहां से इसका अंतिम संस्कार हो गया और क्या बचा? n+2। तो कहीं पर है क्या? यस, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसी बात के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या कहते हैं प्रश्न में? 7 9 13 15 x का माध्य 10 है, यानी ये आपको पता है x बार। तो ये पता करो x का मान क्या होगा। मैंने बहुत आसान है, तो हम क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? हमें दिया है माध्य, जिसको हम x बार से बताते हैं, और वो कितना दिया है? 10। हमें क्या निकालना है? माध्य। माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य का सूत्र होता है कि उन सारी संख्याओं को यहां पर लिख दो जोड़कर, और उतने ही संख्याओं से इसको क्या कर दो? भाग कर दो। क्या कर दो? भाग। तो ये हमें मालूम है 10 है। पहली संख्या कितनी है? 7, उसके बाद 9 13 15 x, और टोटल कितने नंबर हैं? कुल 2 4 और 1 5। ऐसे हमने लिख दिया फॉर्मूला। आगे बढ़े, आगे की तरफ जब हम इसको करने गए तो हमें पता है कि भैया 10 × 5 हो जाएगा इन दोनों का। इनको ऐड कीजिए, 7 और 9 को जब ऐड करोगे तो 16 आएगा। 16 और 13 को ऐड करोगे, फिर 15 को ऐड करोगे। तो सोचने और समझने वाली बात यह है दोस्त कि अगर 6 और 3 9 और 5 14 का 4 1 और ये हो गया 44। कितना हो गया? 44। तो इस जगह पर आ गया 44 प्लस यानी कि जोड़ x, ये हो गया आपका 50। ये 44 इधर की तरफ आके घटा कर दिया हमने, और यहां से क्या बचेगा? 55 - 44 जो कि बचा 11। तो जो हमारा x है जिसका मान हमें ज्ञात करना था वो 11 आ चुका है, और 11 यहां पर आपके सामने है। किसमें? सी विकल्प में। कौन से विकल्प में? सी विकल्प। ओके, अगला प्रश्न। किसी घटना की प्रायिकता की अधिकतम मान होता है। तो मैं आपको इस प्रश्न को बताते बताते इससे आसपास के संभावित प्रश्नों को भी बता देता हूं। पहला प्रश्न कि किसी भी घटना की प्रायिकता यानी कि अधिकतम प्रायिकता, अधिकतम प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। न्यूनतम प्रायिकता 0 होती है, 0 होती है। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। समझ गए? प्रायिकता कभी भी 100% से ज्यादा नहीं होती। मैंने आपको इससे जरूरी यानी इससे रिलेटेड इसके आसपास के सभी प्रश्नों का जवाब एक बार में दे दिया है। अब मैं उत्तर करने जा रहा हूं। इन्होंने क्या पूछा है? किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम मान कितना होता है? तो अधिकतम मान होता है 1, जो कि मैंने आपको यहां पर दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? नहीं हो सकती मतलब, नहीं हो सकती मतलब अगर प्रायिकता
प्रायिकता की अगर मैं बात करूं तो प्रायिकता जो होती है, अभी अभी मैंने बताया है कि मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जो है 1 होती है, प्रायिकता जो है मिनिमम यानी कि न्यूनतम जो है 0 होती है। तो देखिए यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50% पॉसिबल है यानी कि होती है। 0.12 इन दोनों के बीच में ही है यानी ये भी पॉसिबल है। 3/4 0.75 यानी 0.25 ये भी पॉसिबल है। पर जब हम इसकी बात करेंगे तो भाग करने पर 1 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सही आंसर है यानी जो आपको मार्क करना है वो कौन सा हुआ, वो ये वाला इसका उत्तर हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा था, नहीं हो सकती। ठीक है, चलो भागकर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं वहां पर क्या करना है। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। मैंने कहा कि जब भी न्याय संगत कोई पासा फेंका जाता है तो इस तरह के फलक आपको देखने को मिलते हैं। कैसे फलक, ऐसे ये आपको 6 फलक मिलते हैं। 6 फलक पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, 6 फलक पर आपको मिलता है 1 2 3 4 5 और 6। उन्होंने कहा 2 के गुणज, उन्होंने क्या कहा, 2 के गुणज, 2 के गुणज। तो 2 के गुणज की अगर मैं बात करूंगा तो 2 के गुणज कौन कौन से होते हैं, 2 के गुणज होते हैं 2 4 6, यानी आपके काम के सिर्फ और सिर्फ 3 मामले हैं। कितने मामले हैं, 3। तो हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता क्या होता है, कुल मामले, और ऊपर क्या लिखेंगे हम, आवश्यक यानी कि जरूरत वाले। तो यानी कि 3/6, तो हमने इसको काट दिया तो क्या आ गया, 1/2, और 1/2 आपको पहले ही विकल्प में दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, कह रहे हैं अच्छी प्रकार फेंटी गई ताश की एक गड्डी में एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया। यादृच्छा का मतलब होता है रैंडम। क्या मतलब होता है, रैंडमली निकाला गया। ठीक है, निकाल लिया गया। तो इसके लाल रंग होने की यानी कि रेड होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने समझिए, पहले समझने वाली बात दोस्त ये है कि टोटल पत्ते होते हैं 52, इसमें 2 तरह के पत्ते होते हैं, 26 पत्ते रेड यानी कि लाल होते हैं और 26 पत्ते काले होते हैं यानी कि ब्लैक। क्या होते हैं, ब्लैक बोले तो काले। आपको क्या निकालना है, लाल होने की प्रायिकता निकालनी है। मैंने कहा टोटल पत्ते हो गए 52, लाल हो गए 26, प्रायिकता आ गई 1/2। देखिए कहीं पर ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा हाँ सर ये पहले ही ऑप्शन में नहीं, पहले ही विकल्प में पड़ा हुआ है 1/2। मैंने कहा बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग चल रहे हो। इसी तरीके से अगर चलते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे और बहुत अच्छे मार्क्स आप लाने वाले, यानी कि बहुत सारे नंबर आपके आने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। शीर्ष का मतलब होता है हेड। क्या मतलब होता है, हेड। आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, कितने सिक्के, 2। न्याय संगत का मतलब होता है अनवाइज सिक्के, मतलब बहुत अच्छे जिसमें कोई कमी नहीं है। जब भी 2 सिक्के साथ में उछाले जाते हैं या तो दोनों पर क्या आएगा, शीर्ष आएगा। शीर्ष मतलब हेड, हेड। दोनों पे हो सकता है कि टेल आए यानी कि जो उसकी पूंछ होती है वो आए, हो सकता है कि एक पर हेड एक पर टेल आए, एक पर टेल एक पर हेड आए। तो ये 4 उदाहरण आपके सामने बनते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कम से कम एक शीर्ष। कम से कम एक शीर्ष की बात करेंगे तो इसका मतलब ये वाला हम ले सकते हैं, यानी एक तो इस पे, हम ये वाला भी ले सकते हैं, एक तो इस पे है। कम से कम यानी एक से ज्यादा भी चल जाएगा, तो इसका मतलब हम ये वाला भी ले सकते हैं। तो ये कितने मामले हुए, 3 मामले हुए। टोटल मामले कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल मामले 4 हैं।
तो उत्तर क्या होना चाहिए 3/4, यानी जरूरी मामले और उसके बटे में कुल मामले, तो कितना हो गया 3/4। तो ये आपका सही उत्तर है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81 देखिए क्या कहती है। ये भैया कह रहे हैं 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। जब भी 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो 8 मामले आते हैं। कितने आते हैं संभव परिणाम? कितने आते हैं 8 आते हैं टोटल। कितने आते हैं 8 कुल। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से आते हैं। तो जब कभी भी ऐसा हो कि आपको सिक्के उछालने हो, क्या उछालने हो सिक्के उछालने हो और आपके टोटल 8 मामले बनते हो, तो कैसे आप उनको प्रेजेंट करोगे? मैंने बहुत आसान होता है आपको भी बनाना। आप क्या कीजिए 8 मामले आएंगे। कितने आएंगे 8 मामले। आपको नहीं पता आप कितने सिक्के उछाल रहे हो, 3 सिक्के उछाल रहे हो। कितने 3। एक सिक्के पर कितने मामले आते हैं 2। तो बस कितने सिक्के उछालने हैं आपको 3 उछालने हैं। तो 3 इसके क्या लगा दो, इसकी घात लगा दो। जैसे ही घात लगा दो क्या आ जाएगा 8, और यही इसका सही उत्तर होता है। लेकिन कभी कभी आपसे यह भी पूछ लेता है कि वो 8 परिणाम कौन कौन से होंगे, तो उसका भी मेरे पास एक आसान जुगाड़ है जो आप आसानी से कर सकते हो। आप क्या कीजिए पहले 4 बार हेड लिखिए यानी कि शीर्ष लिखिए और 4 बार टेल लिखिए। लिख दिया। अब आपको मालूम है 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा यानी भाग करूंगा तो क्या आएगा 2। अब आप क्या कीजिए 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए, 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए। लिख दिया। अब इस 2 को फिर से 1 से भाग कीजिए। कितना आएगा 1। इसका मतलब अब आप 1 बार हेड लिखिए, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। ये जो आए हैं ये वही 8 मामले हैं, वही 8 परिणाम हैं जिनकी आवश्यकता आपको कभी पड़ सकती है। इस तरीके से बनाने पर आप कभी भी कोई भी मामला यानी कोई भी परिणाम चूकेंगे नहीं, बिल्कुल सही परिणाम बनाएंगे और बिल्कुल उतने ही बनाएंगे जितने बनते हैं। अदरवाइज यानी अलग तरीके से जब आप बनाने की कोशिश करते हैं तो कई बार क्या होता है 1-2 जो परिणाम होते हैं वो हम चूक जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कहते हैं जनाब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ये कह रहे हैं कि भाई एक आपका वर्ग है, उस वर्ग में यानी कि एक वृत्त है, वृत्त में एक वर्ग बना हुआ है और आपको इसके अंदर का क्या क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। ठीक है, क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो मैंने कहा कितनी त्रिज्या वाला वृत्त है ये, तो आपने कहा कि सर ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है तो इसका मतलब 8 ये होगा, 8 ये होगा, तो जो कुल है वो कितना हो गया 16 हो गया। कितना हो गया 16, यानी ये कितना हो गया 16 हो गया। अच्छा ये 16 हो गया तो आपको तो ऐसी कोई समस्या होने वाली है नहीं कि भाई 16 हो गया अब आगे कैसे निकालें। उसका तो बहुत आसान तरीका है ही आपके पास। चलिए मैं आपको आगे की बात करता हूं। अब ये क्या है आपको अच्छे से मालूम है, ये वर्ग है। वर्ग है तो जितना ये होगा, मान लीजिए ये ए है तो उतना ही ये होगा। ठीक, और आप समझदार हैं, समझदार व्यक्ति क्या कहेगा कि सर ये तो कुछ ऐसे बन गया जिसमें ये 16 है, ये ए है और ये ए है। मैंने कहा बहुत खूब। अब आपने क्या यूज कर लिया पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लिया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि भैया इस वाली साइड का स्क्वायर यानी कि वर्ग, इस वाली साइड का वर्ग बराबर होता है इस वाली साइड के वर्ग के। मैंने कहा बहुत खूब। ये हो गया आपका 2a का वर्ग और ये 16 का वर्ग। इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग और ये a का वर्ग और ये आपका 16 का वर्ग। इसको लिख सकते हो √2a का वर्ग और ये आपका 16 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कट गया, क्या बचा ये आपके सम्मुख बचा 16/2 का रूट यानी कि वर्गमूल। इसको अगर ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करना चाहो तो इतना कर सकते हो, वैसे तो इसकी खास जरूरत है नहीं। आप इतना कर सकते हो वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो यानी गुणा कर सकते हो। इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। क्या किया हमने यहां पर हर का परिमेयकरण।
ठीक है, वो कर दिया। करने के बाद क्या होगा, यहां ये होगा कि भाई ये 16 हो जाएगा, ये वर्गमूल 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्षेत्रफल किसका, इस अंत्य वर्ग का, यानी अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, यानी ए बोलते हैं। वो क्या होता है, उस साइड का वर्ग। तो उस साइड का वर्ग का मतलब हो गया 8 वर्गमूल 2 का वर्ग, ये कितना हो गया 64, और ये कितना हो गया 2। 64 दूनी कितना होता है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं पर है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर इसका सी सही उत्तर, यानी डी इसका सही उत्तर है। तो इतनी आसानी से आपको प्रश्न करने हैं, आपने कर दिया, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, दो वृत्तों की परिधि 4:5 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने कहा बहुत आसान सरल होता है, इनके कभी भी हमेशा ध्यान रखो, अगर दो वृत्तों की परिधि का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात भी वही होगा। खत्म बात। यानी कि जो परिधि का अनुपात दिया हो वही क्षेत्रफल का अनुपात होता है। कैसे, मैंने कहा एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक। पहले वाले वृत्त की जो परिधि है, परिधि वो है 2πr1, दूसरे वाले वृत्त की जो परिधि है वो है 2πr2, ठीक है। दोनों का अनुपात पता है आपको, दोनों का अनुपात मतलब P1 अपॉन यानी कि बटे में P2, वो कितना है 4/5, कितना है 4/5। इसका मतलब ये क्या होता है 2πr1 और ये 2πr2, 4/5। 2π से 2π चला गया तो हमें क्या पता चल गया, R1 अनुपात R2 बराबर है 4:5 के। और अगर इतना है तो आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल क्या होता है बस थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, मुझे लगता है क्या पड़ता है वो हम देख लेते हैं अभी। इतना हो जाता है, चलिए मैं कर देता हूं यहां पर। तो हमें क्या निकालना है, पाई R1 का वर्ग पाई R2 का वर्ग। तो पाई से पाई कट गया, R1 कितना है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 16/5 का स्क्वायर, यानी कि 16/25, 16/25 हो गया। अनुपात भी यहां पे मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, क्या होगा, अनुपात दिए हुए का वर्ग होगा। खत्म बात। यानी जो भी वर्ग आपको अनुपात दे रखा हो उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न, यदि किसी समबाहु त्रिभुज, किसमें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो मैं किसी समबाहु त्रिभुज की बात करूं तो उसका क्षेत्रफल √3/4 a होता है। क्या होता है, √3/4 a, और ये आपको ज्ञात है, ये आपको ज्ञात है। a स्क्वायर होता है क्या, चेक करते हैं। अक्सर आप भूल जाएंगे कि क्या होगा। मैंने कहा लो समबाहु त्रिभुज बनाता हूं, ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज जिसमें सारे एंगल यानी कि सारे कोण बराबर हों। मान लीजिए ये आपकी a है, ये आपकी a है, तो ये क्या हो जाएगी a/2, a/2। इससे एक छोटी सी बात पता चली, देखिए मैं आपको सिर्फ
सॉल्व आंसर नहीं बता रहा हूं मैं, आपको सॉल्व भी कराना सिखा रहा हूं कि कई बार आप फंस जाएं, फॉर्मूला याद न रहे तो क्या करेंगे। तो आपको यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से ये वाला अलग से निकाल लिया आपने, और इसमें क्या बन गया, इसमें बन गया कुछ ऐसा, और ये आपको नहीं पता तो इसको आपने एच कह दिया। आपको मालूम है ये समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसका बराबर होता है इसका वर्ग और इसका वर्ग, ये बराबर होता है। तो चलिए ये इधर आ गया और ये वाली पार्टी भी इधर आ गई और यहां पर हो गया h का वर्ग। यहां सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 a का वर्ग, अब h का वर्ग। थोड़ी और मेहनत की मैंने यहां से यहां पर आके, तो ये हो गया रूट यानी कि 3a का वर्ग बटे में 4 h का वर्ग। थोड़ी और मेहनत की तो ये हो गया रूट 3/2a। ये किसकी लंबाई आ गई, h की लंबाई, यानी कि ये पता चल गई आपको। ठीक, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अब जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही इधर वाला है, तो मैं डबल कर दूं तो उसका क्षेत्रफल मैं निकाल ले रहा हूं। मैंने कहा 2 यानी कि 2 गुणा हाफ बेस यानी कि आधार और ऊंचाई, तो 2 हाफ बेस कितना है ये a/2 यानी कि a/2, h कितना है वर्गमूल 3/2a। तो भैया इससे ये कट गया तो ये कितना आ गया वर्गमूल 3/4a², जो कि हमने यहां पे बात कर रहे थे कि a² होता है। तो अगर आपको याद ना रहे तो ऐसा आप कर सकते हैं। और ये कितना गिवन है, यानी कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 9 वर्गमूल 3। थोड़ी सी मेहनत करते हैं, मेहनत करेंगे, कैसे मेहनत करेंगे, इससे ये कट गया, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा a² 9 गुणा 4, और इसको हम आगे चलते हैं, a² ये हो गया 36, थोड़ा और आगे चले ये हो गया वर्गमूल 36 और ये क्या हो गया 6। देखिए कहीं पर 6 है क्या, तो ये रहा आपका वो साइड जो आपको चाहिए, कितनी 6। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, प्रश्न में साफ तौर पर कहा है कि R1 R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधि का योग बताइए। क्या बताइए, योग बताइए। त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो क्या हालात होंगे। मैंने कहा कि 2 पाई R1 और 2 पाई यानी 2 पाई R2 बराबर होगा 2 पाई R के, किसके, R के। आपको मालूम है यहां से 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, यानी कि समान था तो बाहर ले लिया, और यहां कुछ ऐसा हो गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया R1 प्लस R2 बराबर R के, दैट्स इट। तो यहां पर देखिए कहीं कोई उत्तर है तो ये रहा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 86। यदि किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन है वो 1/3 यानी कि 1/3 पाई आर क्यूब है। कितना है, पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ऐसे कुछ है, ओके 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हुआ, क्या हुआ, अब ये हुआ कि h भी होता है यहां पर साथ में। अब ये हुआ कि भाई 3 गुना हो गई, ये भी ऊंचाई भी 3 गुना हो गई और त्रिज्या भी 3 गुना हो गई, तब क्या होगा। मैंने कहा ऐसा करने पर मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई 1/3 पाई आर, ये कितना हो गया 3 गुना हो गई, और h भी 3 गुना हो गया। तो अगर ऐसा हो गया तो ये क्या दिखाई देगा, ये तो ऐसे ही दिखाई देगा, ये आपको 9 दिखाई देगा, r का वर्ग दिखाई देगा, ये आपको 3 दिखाई देगा और ये h दिखाई देगा। थोड़ा सा ध्यान और दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा 1 यानी 1/3 पाई 9 और 3 को मैंने बाहर ले लिया, तो यहां पर क्या हो गया
इतना हो गया और इतना हो गया। इसको अब मैंने ब्रैकेट में ले लिया, जितना ये पहले था उतना ही दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया 27 1/3 पाई आर वर्ग एच। यानी मैं कह सकता हूं 27 गुना हो जाएगा, तो है क्या 27 गुना यानी कि 27 टाइम्स। यस, डी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 87 क्या कहती है प्रश्न संख्या 87, ध्यान से देखिएगा। आर त्रिज्या वाले अर्धगोलों का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, आर त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा देखिए अर्धगोला कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक, ये अलग चीज होती है और आपको मैं नीचे की चीज अलग बताता हूं। कौन सी चीज, ये वाली चीज। इस वाले चीज का यानी इस वाले हिस्से का जो सतह होता है, क्षेत्रफल होता है, वो 2 पाई आर वर्ग होता है, और इस वाले क्षेत्र का जो होता है वो पाई आर वर्ग होता है। दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो क्या बन जाना चाहिए 3 पाई आर वर्ग, ये बनना चाहिए। तो है क्या कहीं पर, तो बी में इसका सही उत्तर छुपा हुआ है। यानी आपसे पूछा जाता सिर्फ क्या पूछा जाता कि आपका बाहरी जो सतह है उसका पूछा जाता तो आप इतना बताते, कुल पूछा जाए तो इतना भी बताएंगे साथ। खड़क, अगला प्रश्न ये रहा, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर ज्ञात क्या होगा जिसमें a18 माइनस a14 बराबर 32 हो। तो मैंने कहा आपसे कि अगर a18 माइनस a14 बराबर 32 है, इसका मतलब यह है कि a प्लस 17d और a प्लस 13d बराबर है 32 के। अगर हमने कोष्ठक खोल दिया तो कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट को ओपन किया तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। a से a कट जाएगा, 17 में से 13 जाएंगे तो आपका 4d बचेगा और ये आपका 32। 4 से इसको काटा तो 8 बचा और d बराबर हमारा जो उत्तर है वो इतना आ गया। कितनी आसानी से आ गया। यही छोटे छोटे काम करने हैं, प्रश्नों के हल मिल जाएंगे आपको। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 89 देखिए क्या कहती है प्रश्न संख्या 89। गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मैंने कहा ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। व्यास 42 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई, यानी आर कितना हो गया भैया आधा, 21 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ का मतलब होता है ऐसे वाला। गोला कौन सा है, पूरा गोला है। यस, पूरा गोला है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा गोला का अगर हम बात करें तो वो होता है 4 पाई आर वर्ग, 4 पाई आर वर्ग, ये आपका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, 4 रखो, 22/7 रखो, आर की वैल्यू 21 रखो, 2 बार रख दी भाई। थोड़ा काटा पीटी स्टार्ट करते हैं, 7 से काटा तो 3 हो गया, क्या बचा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इंटू 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 88 गुणा 63। तो मैंने कहा 88 गुणा 63 को गुणा कर लीजिए, 3 अट्ठे 24 का 4 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 6 अट्ठे 8 6 48 का 8 4, 6 अट्ठे 48 और 4 48 और 4 52। ये आपका 4 हो गया, 8 से 14 हो गया, 4 1 2 5 5 55 44। तो इसका सी सही उत्तर है, यानी सी सही विकल्प है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न और भी ज्यादा आसान है, सारे प्रश्न आसान आसान तो है ही। क्या कहा, एक विलन की ऊंचाई इतनी है, यानी कि आपको ये जो दिया हुआ है वो h दिया हुआ है, और बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना है। वक्र सतह का क्षेत्रफल का मतलब होता है 2 पाई आर एच, मतलब बाहरी वाला, ऐसे है ना।
इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आयतन। आयतन का मतलब होता है इसका वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। क्या? आयतन। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर वर्ग एच। ये आपको पता करना है। मैंने कहा बहुत आसान। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 2 पाई आर एच आपको दिया हुआ है 264। ठीक है। आर आपको दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। एच आपको दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। तो मैंने 2 से इसको काटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ये आपका हो गया पाई आर। आर आपके पास नहीं है और ये आपके पास है कितना? 14। और ये आपका 32। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। ठीक है। कितने बचे? 3 और 3 6, 7 6 42। एक बार चेक कर लेता हूं। 7 एकम 7, 3 यहां पे बचे और 3 यहां पे बचे। तो ऐसे तो फिट नहीं बैठ रहा। लेट मी चेक इट, यानी कि मैं वापस से इसको चेक करता हूं। 264 ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ये सही है। पाई आर 14, 132, 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12 और 2 छक 12। 7 से अगर मैं काटने जाऊंगा तो 7 से मैं काट नहीं पाऊंगा, तो मेरा आ जाएगा पाई आर बराबर 66/7। ये ऐसा कुछ आ जाएगा। 66/7 अगर मेरा आ गया तो मुझे इसके साथ खेलना पड़ेगा। कैसे खेलूंगा मैं इस तरीके से खेलूंगा। मुझे क्या निकालना है? मुझे पता करना है आयतन, यानी कि ये पता करना है वो कितना होता है, इतना होता है। ठीक, ध्यान से देखिए कि अगर मैं आर निकाल लेता यहां से तो मजा आ जाता। तो मैंने कहा वो आर जो है कुछ इतना हो जाएगा। आर की अगर मैं मान रख दूंगा यहां पर, तो मान रखने पर मुझे एक बात पता चल गया कि पाई ये हो गया आपका 66 × 66, और ये हो गया 7 पाई और आपका एच कितना है? 14। ठीक है। एक पाई से एक पाई कट गया, 7 दूनी 14 कट गया। और यहां पर देखिए बाकी का b बराबर 66 और आपका 7, ऊपर एक 7 बचा हुआ है, इसका आ गया 22 और ये हो गया 7। ठीक है। एक 7 से एक 7 और कट गया। 11 दूनी 22, 11 तिया 11 छक 66, 6 यहां पर आ गया। 2 से काटा तो 3 यहां पे आ गया। तो b बराबर 3 गुणा 6 गुणा 7, तो ये हो गया 7 या 21, 66 गुणा 21। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी गुणा कर लेंगे, और आपको सही आंसर, सही उत्तर इनमें से मिल जाएगा। तो बच्चा पार्टी, मैं एक क्योंकि आखिरी प्रश्न है इसका, तो मैं इसका गुणा जो है खुद ही करके दिखाता हूं। देखते हैं क्या इसका उत्तर आता है। तो 66 गुणा 21, 6 6, 2 छक 12 का 2 1, 2 छक 12 और 1 13। तो 6 8 और 1386। 1386 है क्या कहीं पर? नहीं है। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं प्रश्न में कोई ना कोई गलती की है। तो मैं इस प्रश्न की गलती को दूर करने का प्रयास करता हूं कि हमने कहां पर गलती कर दी है, क्योंकि मुझे फील हो रहा था, इसलिए मैं इसको कराना चाह रहा था। चलिए देखते हैं क्या गलती हम करके बैठे हैं। हम हो सकता है यहां पर कोई गलती करके बैठे हो, तो वो हम देख लेते हैं। वक्र सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच जो कि 264 है। तो ठीक है, लिखते हैं 2 पाई आर एच 264, और आपको ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर दी हुई है, और त्रिज्या आपको मालूम नहीं है। 2 से अगर काटना स्टार्ट करोगे भी तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो पाई आर एच आपको मिल गया। ठीक है। यहां पर उन्होंने क्या कहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पाई आर स्क्वायर एच, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एच आपको मालूम है, आर आपको नहीं पता, तो किसी भी तरीके से आपको यहां से आर निकालना है। तो आर निकालने गया तो 132 अपॉन, यानी कि बटे में ऐसा कुछ आ गया। और अगर ऐसा कुछ आ गया तो यहां पर एक बहुत बड़ी वैल्यू आपको रखनी पड़ जाएगी। तो वो अगर बहुत बड़ी वैल्यू रखनी पड़ जाएगी तो इसका मतलब मुझे संभालना तो पड़ेगा ही ना किसी तरीके से। बिना संभाले तो काम चलेगा नहीं। चलो तो संभालते हैं। कैसे संभालें? मैंने कहा ऐसे संभालेंगे, ऐसे।
पाई आर वर्ग एच पाई। आर कितनी बार, आर का मान क्या है, ये आर का मान है, इसका मतलब कितना हो गया, 2 बार, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। लिख दिया, लो भाई 2 बार। और कितना है, h, ठीक, एक h से एक h काट दिया, एक पाई से एक पाई काट दिया, क्या बचा 132, 132, नीचे बचा पाई h, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा, है ना। 132, 132, पाई जो है 22/7 होता है, तो 7 ऊपर चला गया और ये आपका 14 होता है, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। 2 से काटना स्टार्ट किया तो ये हो गया 2 6 12, 2 6 12, तो यानी सब मिला के मैं ये कह सकता हूं 66 गुणा 132 और नीचे बचा 22, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा, इसके अलावा कहीं भी कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब देखते हैं क्या होता है, तो 11 दूनी 22 और 11 6 66 और 2 से इसको काटा, 2 तिया 6, 3 बचा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 396, 396 दिख रहा है कहीं पर, 396 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हमें पता चल गया। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें सारे प्रश्नों को करना है। ये हमारे बिहार बोर्ड से दिया हुआ मॉडल पेपर था जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस जब हो जाए आप कमेंट में हमें बताइएगा कि भाई क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हों और आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, इसी टाइप के प्रश्न चाहिए तो हमें बताइएगा, हम आपको और ऐसे प्रश्न देंगे। इसी तरीके से कुछ और मॉडल पेपर जो अलग अलग किताबों में दिए हुए हैं, अलग अलग पुस्तक में दिए हुए हैं, उन पुस्तकों के उन सवालों को हम लाएंगे और आपको कराएंगे। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली कक्षा में।